आज के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे कि कांग्रेस की स्थापना का औचित्य क्या था और जिस कांग्रेस की स्थापना के उपरांत कांग्रेस के नेतृत्व में देश में स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन किया गया। साथियों, अभी तक जो भी राजनीतिक संगठन भारत में स्थापित हो रहे थे तो उसमें सूर्यनाथ बनर्जी का यदि इंडियन एसोसिएशन छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी की जो गतिविधियां थी वो सीमित उद्देश्यों के लिए और सीमित क्षेत्र तक वो गतिविधियां होती थी। तो इस पर जो है एक आईसीएस अधिकारी एओ ह्यूम ने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के अनुस्नातकों को एक पत्र लिखा था कि आपके व्यक्तिगत प्रयास कितने भी अच्छे क्यों न हो, वो तब तक सामूहिक फल नहीं दे सकते जब तक आप जो है संगठित होकर के व्यापक राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास न करें। अतः उन्होंने एक राष्ट्रीय स्तर के संगठन की आवश्यकता को प्रदर्शित किया था। यहाँ पर एओ ह्यूम की प्रेरणा से ही आप सभी जानते हैं कि एओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक के रूप में उनकी भूमिका थी और उन्होंने 1885 दिसंबर 1885 को 72 प्रगतिशील जो देश के नेता थे उनको साथ लेकर के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला बंबई में 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की थी और यहीं पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था और इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी या उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस अधिवेशन में जो भाग लेने वाले प्रमुख नेता थे उनमें फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, दिनसा वाचा, दादा भाई नौरोजी ये प्रमुख रूप से भाग ले रहे थे। यानी उस समय के जो उदारवादी नेता थे वो जो है कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। लॉर्ड डफरिन का काल था, गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन का काल था और उसने एक जो है आयोग का गठन किया था। आयोग ने 1857 की क्रांति की तहकीकात की थी और वो आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण शासकों और शासितों के मध्य दूरी है। अतः लॉर्ड डफरिन की प्रेरणा से एओ ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की। मैं अभी इसको एक सेफ्टी वाल्व की अवधारणा जो जुड़ी है कांग्रेस की स्थापना से उसमें इसकी मैं स्पष्ट व्याख्या करूंगा। फिलहाल मैं एक और तथ्य आपसे साझा कर दूं कि कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन पहले पूना में आयोजित होना निश्चित हुआ था, किंतु पूना में अचानक प्लेग फैलने के चलते जो स्थापना जो है आयोजक थे उन्होंने स्थान बदला और पूना के स्थान पे अब बंबई का गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला को जो है स्थापना अधिवेशन का स्थान चुन लिया गया और वहां पर 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हो गई। प्रथम अधिवेशन वहां आयोजित हुआ। अब जब दूसरा अधिवेशन आयोजित हुआ तो वो जो है दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में 1886 में आयोजित किया गया और इसकी अध्यक्षता
दादा भाई नौरोजी ने की, जैसा पहले ही बताया गया। इस अधिवेशन की विशेषता ये थी कि इसमें जितने भी जिन नेताओं ने प्रतिभाग किया था, लगभग 486 नेताओं ने, उनके सम्मान में लॉर्ड डफरिन ने एक प्रीति भोज का आयोजन किया था। साथ में गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ने जो सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लेने का भी निर्देश दिया था। कहने तात्पर्य ये है कि लॉर्ड डफरिन शुरुआती दौर में वो कांग्रेस का जो है समर्थक था। इसके पश्चात तो मैं एक दो दृष्टिकोण जो जुड़े हैं कांग्रेस से जुड़े मिथक, उन्हें हम समझते हैं। पहली बात तो ये कि सेफ्टी वाल्व की अवधारणा यानी कांग्रेस को अंग्रेज अभय कपाट के रूप में, सेफ्टी वाल्व के रूप में प्रयोग करना चाहते थे कि जब भी 1857 जैसी क्रांति का असंतोष पनपे तो इस सेफ्टी वाल्व के माध्यम से वो असंतोष को समय रहते उसका निस्तारण अंग्रेज कर सकें और क्रांति न होने पाए, ये पहला उद्देश्य था। और डफरिन ने, जैसा कि पहले ही हमने बताया कि उसने 1857 की क्रांति के कारणों को जानने के लिए एक आयोग का गठन किया था और आयोग इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण वस्तुतः शासकों अर्थात जो अंग्रेज हुकूमत थी और शासितों अर्थात भारतीय जनता के बीच जो दूरी थी वो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण था। अतः वो जो है इस दूरी को कम करना चाहता था और वो चाहता था कि एक ऐसा भारतीयों का राष्ट्रीय स्तर पर मंच बने जिस मंच के माध्यम से भारतीय अपने असंतोष को समय समय पर प्रकट कर सके और जिसका समय रहते निस्तारण किया जा सके, ताकि ब्रिटिश साम्राज्य अनंत काल तक वो जो है भारत में कामयाबी से चलता रहे। यानी ये कहा जा सकता है कि ये जो सेफ्टी वाल्व की अवधारणा है उससे यही निष्कर्ष निकलता है कि लॉर्ड डफरिन के खुरापाती दिमाग की उपज कांग्रेस थी। यानी लॉर्ड डफरिन, जो गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन चाहता था कि हम भारतीयों में पनप रहे असंतोष को जानने के लिए एक मंच तैयार करें। चूंकि एओ ह्यूम, जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम थे, वो जो है आईसीएस के एक अत्यंत लोकप्रिय अधिकारी थे। भारतीयों के बीच उनकी बड़ी पैठ थी। शिमला में उन्होंने कलेक्टर के रूप में कार्य करते हुए अनेक भारतीय जनता के कल्याण के कार्य किए थे और शिमला के लोग उन्हें शिमला का सन्यासी तक कहते थे। यानी ह्यूम, चूंकि भारतीयों के बीच उनकी लोकप्रियता थी, अतः लॉर्ड डफरिन ने एओ ह्यूम को इस कार्य के लिए तैनात किया कि भारतीय नेताओं को मिला करके एक ऐसा मंच तैयार किया जाए। तो ये सेफ्टी वाल्व यानी अभय कपाट की अवधारणा यही कहती है कि वास्तव में कांग्रेस जो स्थापित की गई वो ब्रिटिश साम्राज्य, ब्रिटिश सत्ता को भारत में अनंत काल तक चलने के लिए वो लॉर्ड डफरिन के खुराफाती दिमाग की उपज के रूप में देखा गया। दूसरा दृष्टिकोण साथियों समझते हैं। ये दूसरा दृष्टिकोण ये था कि एओ ह्यूम एक सहृदय व्यक्ति थे। भारतीयों की दुर्दशा से उनका हृदय दुखी रहता था और उन्होंने 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के जो अंडर ग्रेजुएट छात्र थे उनको एक पत्र लिख करके अपनी मंशा भी प्रकट की थी कि आपके व्यक्तिगत प्रयास कितने भी अच्छे क्यों न हो, वो जो है सामूहिक प्रयासों के बराबर प्रतिफल नहीं दे सकते। अतः आपका जो है उद्देश्य ये होना चाहिए कि संगठित होकर के राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करें अपने हितों के लिए। तो एक दृष्टिकोण ये है, लेकिन इतिहासकार
पहले वाले दृष्टिकोण से ज़्यादा जो है सहमत हैं कि वो वस्तुतः लॉर्ड डफरिन चाहता था कि वो एक सेफ्टी वाल्व के रूप में एक ऐसा मंच स्थापित करे जिसके माध्यम से भारतीयों के असंतोष को समय समय पर समझा जाए और उसको जो है दूर किया जाए। यहाँ पर साथियों एक तथ्य और भी है, राष्ट्रीय स्तर के एक प्रमुख नेता कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में प्रतिभाग नहीं कर पाए थे, वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। उसका कारण था कि जब जो है बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में कांग्रेस की स्थापना हो रही थी, उसी समय 1885 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन के बैनर तले कलकत्ता में एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर रखा था। लेकिन जब जो है कांग्रेस की स्थापना हो गई तो वो जो है कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हुए और वो कांग्रेस से जुड़े रहे। अनेक जो है महत्वपूर्ण कार्य करने में भी उन्होंने सफलता अर्जित की। तो साथियों ये दो दृष्टिकोण कांग्रेस की स्थापना से जुड़े हमने साझा किया। अब हम देखते हैं कि कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं, इनको समझते हैं। कांग्रेस के जो अधिवेशन है, हमने अभी दूसरा अधिवेशन बताया था, एक तीसरा अधिवेशन भी समझ लेते हैं। जो थर्ड कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, तीसरा अधिवेशन, वो 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ और इस तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करने का जो है अवसर मिला था उदारवादी नेता बदरुद्दीन तैयब जी को। और बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव किन्हें हासिल है। 3 अधिवेशन हो गए, तीसरा अधिवेशन। साथियों मैं थोड़ा सा एक और जो है चर्चा करना यहाँ चाहूँगा। पहली बात तो कि कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश हुकूमत का आरंभिक दृष्टिकोण और उसके बाद बदलता दौर, इस दोनों पक्षों को हम देखेंगे तो साथियों प्रारंभिक दिनों में कांग्रेस के प्रति जो ब्रिटिश हुकूमत का व्यवहार था वो सकारात्मक था। और यहाँ तक कि जो है एक अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम ने इसकी स्थापना में योगदान दिया था, उन्हें संस्थापक माना जाता है कांग्रेस का। और जब दूसरा अधिवेशन आयोजित हुआ 1886 में और वहाँ पर जो प्रतिभाग करने वाले नेता थे उनके सम्मान में लॉर्ड डफरिन जो गवर्नर जनरल था, उसने उस समय कलकत्ता राजधानी हुआ करती थी, तो इन नेताओं के सम्मान में प्रीति भोज का आयोजन किया था। साथ में एक आदेश भी जारी किया था कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारी कांग्रेस के अधिवेशनों में हिस्सा ले। लेकिन जब जो है यही कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय आंदोलन में प्रतिभाग करने लगी तो जो है गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन ही इसका सबसे बड़ा आलोचक बन गया और उसने आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस में कुछ राष्ट्रद्रोही प्रकृति के वकील, पत्रकार और जो है ऐसे ही कार्यों में लगे लोग शामिल हैं जिनके भारतीयों के प्रतिनिधित्व का दावा खोखला है, वो स्वयं के सिवा किसी का प्रतिनिधित्व नहीं करते। यानी अब जो कभी लॉर्ड डफरिन कांग्रेस का समर्थक था वही जो है अब कांग्रेस का सबसे बड़ा जो है आलोचक हो गया। तो एक दृष्टिकोण स्पष्ट हो गया कि आरंभिक दिनों में जो लॉर्ड डफरिन समर्थक था वही जो है अब कांग्रेस के विरुद्ध हो गया। इसके पश्चात जो है लॉर्ड कर्जन जब भारत आया तो उसने एक महत्वाकांक्षा पाली। उसने देखा कि यहाँ पर कांग्रेस में 2 गुट हो गए थे, नरमपंथी और गर्मपंथी, और दोनों के बीच तनाव की स्थिति रहती थी।
तो ऐसे में लॉर्ड कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस लड़खड़ा रही है और भारत प्रवास के दौरान मेरी महान महत्वाकांक्षा है कि मैं इसकी शांतिपूर्ण मृत्यु में सहायक बनूं। तो ये जो है वो उसने एक महत्वाकांक्षा पाली थी लॉर्ड कर्जन ने कि कांग्रेस को नपुंसक बना दिया जाए और राष्ट्रीय आंदोलन जो पनप रहा था उसको छिन्न भिन्न कर दिया जाए। और कर्जन का यही प्रयास था। इसी वजह से उसने जो राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बंगाल था उसको तोड़ने के लिए उसने जो है पहले बंगाल विभाजन किया था। तो इसका उद्देश्य ये भी था कि वो कांग्रेस को नपुंसक बना दे। कांग्रेस के प्रति और अलग अलग लोगों ने जो बातें कही है, जैसे सर सैयद अहमद खां ऐसे व्यक्ति थे जो कांग्रेस में कभी शामिल नहीं हुए और जैसे तिलक यद्यपि कांग्रेस की गतिविधियों में शामिल होते थे, लेकिन किसी जो है जब उन्हें अवसर मिला 1918 में कांग्रेस की अध्यक्षता का, तो उस समय जो है जब विंसेंट सिरोल ने उन्हें अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में भारतीय अशांति का जनक कहा, तो उन्होंने जो है लंदन जा कर के इसके विरुद्ध जो है मुकदमा डाला और उसकी पैरवी के लिए वो लंदन चले गए थे। इसलिए तिलक इसके अध्यक्ष नहीं हो पाए। लेकिन उन्होंने कांग्रेस की गतिविधियों पर टिप्पणी करते हुए एक बार कहा था कि यदि हम मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राते रहेंगे तो हमें हमारे प्रयासों में कोई उपलब्धि मिलने वाली नहीं है। इसके बाद जो है यहाँ पर एक लाला लाजपत राय का दृष्टिकोण है। उन्होंने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में लिखा था कि जो कांग्रेस के संस्थापक ए.ओ. ह्यूम हैं, उन्हें इस बात का विश्वास हो गया था कि भारत में शीघ्र ही एक भयंकर विस्फोट होने वाला है, होने की संभावना है, और जिससे ब्रिटेन का भारतीय साम्राज्य यानी भारत में जो है ब्रिटिश साम्राज्य है वो नष्ट हो सकता है। और इसकी सूचना उन्होंने उस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन को दी थी, और लॉर्ड डफरिन और ए.ओ. ह्यूम ने इसीलिए उदारवादी नेताओं को जो है शामिल करते हुए वो सेफ्टी वाल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना की। तो सेफ्टी वाल्व की अवधारणा जो कांग्रेस से जुड़ी है उसका प्रतिपादन सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में साथियों किया है। तो ये चीज़ें अभी शामिल की गई हैं और आगे भी अधिवेशन होते रहेंगे और उस पर जो जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं वो शामिल किए जाएंगे। साथियों, अब चौथा अधिवेशन समझते हैं। फोर्थ जो सेशन था कांग्रेस का वो आयोजित हुआ था 1888 में इलाहाबाद में। इलाहाबाद में जो है ये चौथा अधिवेशन जो आयोजित हुआ था, उस चौथे अधिवेशन की अध्यक्षता एक अंग्रेज जॉर्ज यूले कर रहे थे और इस अधिवेशन को न होने का प्रयास कर रहा था गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन। ऑकलैंड कॉल्विन ने जो है इस अधिवेशन को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया था, लेकिन राजा दरभंगा ने वो जो है वो पहले स्थान भी नहीं देना चाहता था, लेकिन राजा दरभंगा ने वो जो है लूथर काउंसिल खरीद करके इलाहाबाद में आयोजकों को चौथे अधिवेशन की व्यवस्था करने के लिए वो लूथर काउंसिल दे दिया था खरीद करके। तब ये अधिवेशन संभव हुआ था और एक जो है जो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध थे, एक अंग्रेज जॉर्ज यूले ने इस चौथे अधिवेशन की साथियों अध्यक्षता की थी। जॉर्ज यूले ने इस जो है अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण करते हुए उन्होंने कांग्रेस बनो का नारा दिया था। यहाँ पर साथियों अब पांचवें अधिवेशन की ओर आगे बढ़ते हैं। पांचवा अधिवेशन 1889 में
हुआ था बंबई में। विलियम बेड बर्ड एक अंग्रेज 5वें अधिवेशन इलाहाबाद की अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, और 1889 में बंबई में विलियम बेड बर्ड ने एक जो है ये अधिवेशन की अध्यक्षता की। ये दूसरे अंग्रेज हैं, और इस अधिवेशन की दो विशेष बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो मतदान की आयु निर्धारित कर दी थी कांग्रेस ने अपने प्रस्ताव द्वारा, वो 21 वर्ष मताधिकार की आयु को जो है रखने का प्रस्ताव पारित कर दिया था। साथ में इस अधिवेशन की एक खास बात और भी है कि कांग्रेस ने अपनी एक लंदन में समिति, यानी कांग्रेस की एक समिति लंदन में भी स्थापित करने का निर्णय इसी 5वें अधिवेशन में विलियम बेड बर्ड की अध्यक्षता में लिया गया था। इसके अतिरिक्त साथियों एक यहाँ पर मैं और महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं कि अब तक 4 अंग्रेज अध्यक्ष हुए हैं कांग्रेस के। उनमें जो है पहले अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूले, फिर विलियम बेड बर्ड, फिर सर हेनरी कॉटन और अल्फ्रेड वेब। 4 ये नाम आपको याद रखने हैं। पहली बात तो जॉर्ज यूले, फिर विलियम बेड बर्ड और अल्फ्रेड वेब तथा हेनरी कॉटन, सर हेनरी कॉटन। ये 4 अंग्रेज हैं जिन्होंने अलग अलग अधिवेशनों की अध्यक्षता की है। तो ये 5 अधिवेशन हम क्रमिक बता रहे हैं। अब हम केवल महत्वपूर्ण अधिवेशनों को लेंगे साथियों। वो हम समझते हैं 6वां अधिवेशन 1890 में जो कांग्रेस का 6ठा अधिवेशन हुआ था, सिक्स्थ सेशन में विशेष बात आप समझिए, ये अधिवेशन जो 6ठा अधिवेशन था वो जो है 1890 में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में आयोजित हुआ था। और इस जो है 6ठे अधिवेशन में देश की पहली अंडर ग्रेजुएट अनुस्नातिका कादम्बिनी गांगुली ने हिस्सा लिया था। कलकत्ता में पुनः एक 6ठा अधिवेशन आयोजित हुआ, और इस 6ठे अधिवेशन में 1890 में 6ठा अधिवेशन 1890 में फिरोज शाह मेहता की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। और यहाँ पर कलकत्ता विश्वविद्यालय की भारत की पहली महिला अनुस्नातिका, यानी वो स्नातक कर रही थी, और उनको जो है बुलाया गया और उन्होंने वहाँ पर भाषण दिया था। तो इस दृष्टि से जो भारत की प्रथम महिला स्नातक का ये तथ्य आप याद रखेंगे। कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस को संबोधित किया था 6ठे अधिवेशन 1890 में। अब साथियों जो नवा अधिवेशन है उसे समझते हैं। नवा अधिवेशन 1893 को आयोजित हुआ। नवे अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। साथियों यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे साझा कर दूं कि दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। भारत का ग्लैडस्टोन क्यों कहा जाता है उसको समझ सकते हैं कि जो है जिस प्रकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री ग्लैडस्टोन ने वहां पर जो है 3 बार प्रधानमंत्री के दायित्वों का निर्वहन किया। उन्होंने 3 अवसरों में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। उसी तरीके से दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस की अध्यक्षता 3 बार की है। वो जो है दूसरे अधिवेशन में 1886 में कलकत्ता में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की। फिर साथियों अभी जो हमने बताया आपको कि वो जो है दादा भाई नौरोजी ने नवे अधिवेशन 1893 में 9th सेशन जो कांग्रेस का हुआ था 1893 में उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की। और 1906 में पुनः उन्हें 1906 में अध्यक्ष होने का गौरव हासिल हुआ था, क्योंकि उदारवादी और जो है
उग्रवादी नेताओं के बीच तनाव चल रहा था, तो वहाँ लंदन से उन्हें बुलाया गया था, क्योंकि वो उदारवादी और उग्रवादी दोनों नेताओं के बीच वो समन्वय स्थापित करने में सफल हो सकते थे और दोनों नेताओं के बीच वो लोकप्रिय थे। इसीलिए वो जो है दादा भाई नौरोजी को बुलाया गया था। तो 1893 का जो ये नवा अधिवेशन है साथियों, वो लाहौर में आयोजित हुआ, लाहौर में आयोजित हुआ। और इस अधिवेशन में जो खास बात है कि सिविल सेवा परीक्षा को भारत में कराए जाने की मांग की गई थी। यहाँ पर अभी तक क्या था कि जो है आईसीएस की परीक्षा का आयोजन लंदन में होता था, जिसमें गिने चुने जो है भारतीय ही शामिल हो पाते थे। अब जो है 1893 में जब मांग रखना चालू किया कांग्रेस ने कि वो जो है भारत में एक साथ हो, तो ये जो है पहली बार नवे अधिवेशन जो लाहौर में 1893 में आयोजित हुआ था उसमें रखी गई थी। 12वां अधिवेशन 1896 का ये कलकत्ता में आयोजित हुआ था। इसको समझते हैं 12th सेशन जो 1896 में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1896 का, इसके विशेषता साथियों ये है कि ये इसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी, रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। और इस अधिवेशन में पहली बार बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम, वंदे मातरम जो आज हमारा राष्ट्रीय गीत है, उसे पहली बार इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम गायन हुआ था। तो 12वां अधिवेशन 1896 जो रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में कलकत्ता में आयोजित हुआ था, उसमें बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित उपन्यास आनंद मठ में जो गीत है, जो अब राष्ट्रगीत है हमारा, वो पहली बार इसी कलकत्ता सेशन में गाया गया था। तो ये तथ्य के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद साथियों 21वां अधिवेशन 1905 का जो है 21st अधिवेशन है, 1905 का वाराणसी में अधिवेशन आयोजित हुआ। और इस अधिवेशन के समय जो है, चूंकि कई महत्वपूर्ण बातें आ चुकी थी और यद्यपि इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी नेताओं द्वारा की जा रही थी, अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। और यहाँ पर चूंकि प्रभाव अब उग्रवादी नेताओं यानी लाल बाल पाल गुट का बढ़ चुका था, इसलिए यहाँ पर जो है ये वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में 1905 में आयोजित हुआ ये अधिवेशन है। और इस अधिवेशन की विशेषता है कि उग्रवादियों या गर्मपंथियों का यानी लाल बाल पाल का जो ये त्रिगुट था, इनका प्रभाव बढ़ गया था और इनके प्रभाव से ही 4 भारी भरकम प्रस्ताव वो जो है पारित करने का प्रयास किया गया था। और इसके बाद जो है 1906 का कलकत्ता अधिवेशन को देखते हैं। जो 1906 का कलकत्ता का कांग्रेस अधिवेशन है, वो जो है उसकी अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। अभी चर्चा में बताया भी कि दादा भाई नौरोजी वो जो है नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों के बीच वो लोकप्रियता उनकी थी और दोनों के बीच समन्वय करने की उनकी क्षमता थी। तो इस कलकत्ता का जो 1906 का कांग्रेस का अधिवेशन है, उसकी 2-3 महत्वपूर्ण बातें वो परीक्षा उपयोगी हैं साथियों। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस से के मंच से पहली बार
स्वराज शब्द का प्रयोग हुआ। पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वराज्य शब्द का प्रयोग 1906 का जो कलकत्ता का 22वां जो है कलकत्ता में 22वां कांग्रेस का अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। उन्हें लंदन से इसी उद्देश्य के लिए बुलाया गया था क्योंकि उनकी पकड़ गर्मपंथियों और नरमपंथी दोनों में थी। और यहाँ पर जो है ये बात हुई कि जो है कांग्रेस ने 4 बड़े प्रस्ताव भी पारित कर दिए थे। वो थे स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और सक्रिय प्रतिरोध। ये जो है 4 बड़े प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा तथा सक्रिय प्रतिरोध को पारित कर दिया था और स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार हुआ था। तो ये साथियों 4 बड़े प्रस्ताव जो थे, पहला ये कि जो है स्वदेशी यानी स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग किया जाएगा। स्वदेशी आंदोलन भी चला था बंगाल विभाजन के विरुद्ध। स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा तथा सक्रिय प्रतिरोध, ये 4 प्रस्ताव पारित कर दिए गए। और ये चूंकि गर्मपंथियों का प्रभाव था इसलिए ऐसा था। अब जो है 1907 का जो 23वां कांग्रेस का अधिवेशन है, ये सूरत में आयोजित हुआ। 1907 का सूरत का अधिवेशन भी ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ पर एक पॉइंट और स्पष्ट मैं कर दूं कि यहाँ पर जो है गर्मपंथियों और नरमपंथी नेताओं के बीच मतभेद उभर करके सामने आ गए थे और नरमपंथी अपना अध्यक्ष चाह रहे थे, जबकि गर्मपंथी वो जो है अपना अध्यक्ष वो तिलक को चाह रहे थे। लेकिन इसी जो है वाद विवाद को लेकर के अंततः जो है नरमपंथियों की ओर से रास बिहारी घोष ने अध्यक्षता की थी। रास बिहारी घोष सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष थे और यहाँ पर मतभेद इतना उभर करके सामने आ गए, जैसे स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर के वो नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों एक दूसरे से जो है कटुता प्रदर्शित करने लगे। और इसी बीच ये हुआ कि एक र्यूमर फैली कि उदारवादी जो 1906 में कांग्रेस ने 4 भारी भरकम प्रस्ताव पारित किए थे, यानी स्वदेशी बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा तथा सक्रिय प्रतिरोध, उनको ये उदारवादी नेता डस्टबिन में डाल रहे हैं, कूड़े के ढेर में डाल रहे हैं। तो इसी बीच जब शोर शराबे के बीच किसी ने जो है जूता फेंक कर मंच पर मारा और संयोग से वो जो है अध्यक्षता कर रहे उदारवादी नेता रास बिहारी घोष को लगा और वो तिलमिलाए और उन्होंने जो है निर्णय ले लिया कि अब वो जो है गर्मपंथियों के साथ काम नहीं कर सकते। यानी सूरत में जो कांग्रेस का पहला विभाजन, ये प्रथम कांग्रेस का विभाजन ये 1907 में हो गया। ठीक, कांग्रेस का विभाजन 1907 में पहला विभाजन माना जाता है और ये दुखद विभाजन था क्योंकि इसमें दोनों ही जो गुट थे, चाहे वो गर्मपंथी हो या नरमपंथी, दोनों ये नहीं समझ पा रहे थे कि वो दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य कर सकते हैं। वो
नरमपंथी ये नहीं समझ पा रहे थे कि जो कुछ भी कुछ मांगे वो जो है सरकार मान लेती है नरमपंथियों की, वो वस्तुतः गरमपंथियों के उत्पात के चलते या गरमपंथियों की सक्रिय प्रतिरोध की नीति के कारण मानते हैं। और गरमपंथी ये नहीं समझ पाए कि उनके जो है इतना उछलने या आंदोलन करने के बावजूद सरकार उनके विरुद्ध क्यों जो है कड़ा रुख क्यों नहीं अपनाती। तो वो वस्तुतः नरमपंथियों की वजह से, कि नरमपंथी ये कहेंगे कि मैं शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहा हूँ, आंदोलन चला रहा हूँ और ये ब्रिटिश हुकूमत उन्हें चलाने नहीं दे रही थी। तो वस्तुतः दोनों जो है एक दूसरे के पूरक थे, लेकिन दोनों इस बात को समझ नहीं पाए और कांग्रेस का पहला दुखद विभाजन हुआ। यद्यपि ये अब जो है 1916 में पुनः तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से लखनऊ अधिवेशन में वो रियूनिफिकेशन हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतिहास में ये कहा जाता है कि सूरत का अधिवेशन महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें पहला कांग्रेस का विभाजन हुआ और राष्ट्रीय आंदोलन की गति थोड़ा धीमी हुई। इसके बाद 26वां अधिवेशन हम देखते हैं 1911 का जो 26वां अधिवेशन है वो कलकत्ता में आयोजित हुआ था। और इस कलकत्ता में आयोजित अधिवेशन में पहली बार जो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन, इसे जो है गाया गया था पहली बार। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे बिशन नारायण दत्त। साथियों, आपको मैं थोड़ा सा एक ऐतिहासिक तथ्य साझा कर दूं। एक्चुअली जो है वास्तव में ये जो गीत था यानी राष्ट्रगान जो जनगण मन है, वो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हार्डिंग, और 1912 में जॉर्ज पंचम जो ब्रिटिश सम्राट थे, उनका आगमन भारत में होना था और द्वितीय दिल्ली दरबार के आयोजन का प्रस्ताव था। तो ऐसे में लॉर्ड हार्डिंग ने आग्रह किया था गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से कि वो जो है हमारे ब्रिटिश सम्राट के सम्मान में कुछ लिखें। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके ही सम्मान में एक गीत लिखा था और उन्होंने कहा था कि जो ये संबोधन है कि जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, यानी आप जन गण मन के अधिनायक हैं और भारत के भाग्य विधाता हैं। तो वो ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम को संबोधित है। इसीलिए अभी भी जो संघ के लोग हैं वो जो है इस राष्ट्रगान के प्रति बहुत सम्मान प्रदर्शित नहीं करते। कारण है उनको लगता है कि ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया गीत है। लेकिन अब चूंकि हमारे संविधान सभा ने इसे राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत कर लिया है और अनुच्छेद 51A के तहत जो मूल कर्तव्य है कि हमें जो है राष्ट्रगान राष्ट्रगीत के प्रति आदर रखना है, तो हमें निश्चित रूप से इसके प्रति आदर रखना होगा। तो साथियों, ये तो ऐतिहासिक तथ्य है। और बाद में ये भी कहा जाता है कि अंग्रेजों के प्रयासों से ही रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला 60 पोएम्स का कलेक्शन गीतांजलि के लिए, वो वस्तुतः जो ये गीत लिखा था जनगण मन गान लिखा था राष्ट्रगान, वो उसी के एवज में अंग्रेजों के प्रयासों से साहित्य का नोबेल पुरस्कार उन्हें प्रदान किया गया। खैर, ये विवाद में न जा करके हम केवल इसी पक्ष पे रहेंगे, क्योंकि अब हमारा ये राष्ट्रगान है और हमारी ये संवैधानिक बाध्यता है कि हम इसका आदर करें। इसके बाद साथियों 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में बांकीपुर में, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण
पक्ष में स्पष्ट कर देना चाहता हूं। 1912 का जो बांकीपुर अधिवेशन था, इसमें एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया था। ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया गया और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे आर्यन मुधोलकर ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इस अधिवेशन में एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित कर दिया गया। एओ ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। ये तथ्य आप याद रखेंगे कि फादर ऑफ कांग्रेस किसे कहा गया और कब कहा गया, वो ये याद रखेंगे कि 1912 के बांकीपुर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता आर्यन मुधोलकर ने की है, और उसमें जो है ह्यूम को कांग्रेस का पिता घोषित किया गया। साथियों, अब आगे बढ़ते हैं और इसमें सीधे जो महत्वपूर्ण अब अधिवेशन की बारी है वो 1916 का लखनऊ अधिवेशन। 1916 का ये लखनऊ अधिवेशन वो 31वां अधिवेशन है कांग्रेस का और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता जो कर रहे थे वो अंबिकाचरण मजूमदार कर रहे थे और इस अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए उन्हें हम समझते हैं। दोनों जो गर्मपंथी और नरमपंथी दोनों नेता थे वो जो है समझ गए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 इस अधिवेशन में दोनों को अपनी गलती का एहसास हुआ और यहाँ पर तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से रीयूनिफिकेशन हो गया कांग्रेस का। तिलक और एनी बेसेंट ने जो प्रयास किए उससे जो है पुनः गर्मपंथी और नरमपंथी एक हुए। नरमपंथी और गर्मपंथी एक, ये एक महत्वपूर्ण तथ्य हो गया। और प्रयास किसके थे? तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयास थे। दोनों एक हो गए और यहाँ पर एक और बड़ा ऐतिहासिक निर्णय था, वो ये कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच एक लखनऊ पैक्ट हो गया था। लखनऊ पैक्ट वो जो है 1916 में इसी अधिवेशन में हुआ। लखनऊ पैक्ट, और इसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस व मुस्लिम लीग ने निर्णय लिया कि अब जो है मुस्लिम लीग का अधिवेशन कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ कि अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों का अधिवेशन एक ही समय में एक शहर में होगा। दोनों का अधिवेशन एक ही समय एवं शहर में होगा, ये निर्णय ले लिया गया। इसमें ये कह सकते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकजुटता को कायम करने का प्रयास किया गया। और ये जो है एक और महत्वपूर्ण पक्ष है साथियों कि तिलक ने इसी अधिवेशन में कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, है ना। स्वराज इज माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, मैं इसे लेकर रहूंगा। ये जो है उद्घोषणा लखनऊ अधिवेशन में की गई। यानी ये तीन बातों के लिए महत्वपूर्ण है कि नरमपंथी व गर्मपंथी तिलक और एनी बेसेंट के प्रयासों से पुनः एकजुट हो गए।
दूसरा लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ और उस लखनऊ समझौते में यह निर्णय ले लिया गया कि अब मुस्लिम लीग और कांग्रेस का अधिवेशन एक ही शहर में एक ही समय में आयोजित होगा। अब आगे बढ़ते हैं साथियों। 32वां अधिवेशन ये जो है महत्वपूर्ण है। 1917 का जो 32वां अधिवेशन है वो पुनः कलकत्ता में आयोजित हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करने का गौरव हासिल हुआ एनी बेसेंट को। श्रीमती एनी बेसेंट की लोकप्रियता 1916 में होम रूल आंदोलन के चलते बहुत बढ़ गई थी और उन्हें जो है ब्रिटिश हुकूमत ने जो है गिरफ्तार तक कर लिया था। तो उनकी बढ़ती लोकप्रियता के चलते ही कांग्रेस जनों ने उन्हें अध्यक्षता का अवसर दिया। अध्यक्ष 1917 में एनी बेसेंट थी और एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव हासिल है। प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव हासिल है। ये पहली महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। इसके बाद 33वां अधिवेशन 1918। 33वें अधिवेशन 1918 को समझते हैं। ये दिल्ली में आयोजित हुआ, नई दिल्ली में। और जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता का अवसर गर्मपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक को प्राप्त हुआ था, किंतु एक अंग्रेज इतिहासकार विंसेंट सिरोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में जब दयानंद सरस्वती के साथ तिलक को भी भारतीय अशांति का जनक कहा तो उस समय तिलक को यह अपमानजनक लगा और उन्होंने लंदन जाकर के इसके विरुद्ध पैरवी की थी। जब जो है लंदन जाकर के उन्होंने पैरवी की तो कांग्रेस के अध्यक्ष होने का अवसर इस बार मिल गया था मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय ने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो देखा जाए तो लाल बाल पाल जो त्रिगुट तीन नेता थे गर्मपंथी, किसी ने भी नियमित कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता का अवसर नहीं हासिल किया। केवल एक जो है एक विशेष अधिवेशन की अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की है और वो भी 1920 में। इसके अतिरिक्त किसी नियमित अधिवेशन की अध्यक्षता लाल बाल पाल जो त्रिगुट था उसमें से किसी को नहीं मिला। तो यहाँ पर जो है अगला एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि इसी अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई थी। यद्यपि प्रस्ताव कांग्रेस ने नहीं पारित किया है, क्योंकि प्रस्ताव आगे पारित होगा 1931 के कराची अधिवेशन में। यहाँ पर जो है साथियों, जो कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 में आयोजित हुआ था, एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता लाल बाल पाल त्रिगुट में से लाला लाजपत राय ने की है। और यहाँ पर जो है गांधी समर्थित असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी विशेष अधिवेशन में वो पारित हुआ था। अब एक महत्वपूर्ण नियमित अधिवेशन है बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव 1924 में एकमात्र अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई। एकमात्र अधिवेशन। ये बहुत पूछा जाता है कि कौन सा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी ने की थी। और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पक्ष में और स्पष्ट कर दूं कि जो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 में, उस समझौते के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग वो 1924 तक, मतलब 1924 तक उन्होंने एक स्थान का अनुपालन किया
लेकिन इसी अधिवेशन से ये परंपरा टूट गई। ये कह लें कि 1923 तक उन्होंने इस अनुपालन किया और वो परंपरा जो 1916 में पड़ी थी वो टूटी है इसी बेलगांव अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। अब जो है मुस्लिम लीग ने पुनः अलग स्थान अपने अधिवेशन का चुन लिया और अलग समय भी चुन लिया। ये परंपरा टूट गई, ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। फिर कानपुर अधिवेशन, कांग्रेस का कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ और इसकी खास बात है 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। सरोजनी नायडू ने की थी। इन्हें जो है पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष होने का गौरव हासिल है। अब अगला चलते हैं साथियों, गुवाहाटी अधिवेशन। EM श्रीनिवास ने गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में हुआ था और कांग्रेस का जो गुवाहाटी अधिवेशन है यहाँ पर जो है कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्य है, उनको हम समझ लेंगे। 1926 का कांग्रेस का गुवाहाटी अधिवेशन इस अधिवेशन की अध्यक्षता EM श्रीनिवास द्वारा की गई थी और इसमें जो है एक विशेष जो निर्णय लिया गया था कि कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। पहली बार जो है राष्ट्रीय आंदोलन में खादी जो है राष्ट्रीयता का जो है की पहचान बन गई थी, तो कांग्रेस के नेताओं को खादी पहनना अनिवार्य कर दिया गया। यहाँ पर जो है राष्ट्रीय चेतना की वृद्धि में खादी का योगदान था। अगला जो है कलकत्ता अधिवेशन 1928 का, और इस कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता अधिवेशन 1928 अध्यक्षता की थी। इसकी मोतीलाल नेहरू ने। और इस अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कांग्रेस ने एक विदेश विभाग की स्थापना की। कांग्रेस ने एक विदेश विभाग की स्थापना इसी अधिवेशन में की गई। ठीक, विदेश विभाग की स्थापना की गई। अब एक बहुत ऐतिहासिक महत्व का अधिवेशन है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929। साथियों, इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक संयोग ही कहिए कि जहाँ पर जो है 1928 के कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू कर रहे थे, वही लाहौर अधिवेशन जब हुआ 1929 का, तो उसकी अध्यक्षता उनके पुत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो यहाँ पर एक पीढ़ी का अंतर हो रहा है और संविधान जो कांग्रेस का है वो भी पीढ़ी, जब जनरेशन में परिवर्तन आ रहा तो संविधान भी परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर क्या था कि अभी तक कांग्रेस के संविधान के तहत कांग्रेस का लक्ष्य औपनिवेशिक स्वराज्य था, यानी डोमिनियन स्टेटस प्राप्त करना कांग्रेस का प्रमुख उद्देश्य था। कांग्रेस का मानना था कि जो है ब्रिटिश सम्राट या महारानी वो जो है संवैधानिक प्रमुख बने रहें और पूरी सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दें, यानी औपनिवेशिक स्वराज्य, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया है कि आज भी वहाँ के महारानी और सम्राट, वो अभी शायद संशोधन हो गया है, उसने भी अपने को गणतंत्र घोषित किया है,
लेकिन पहले यही था कि ऑस्ट्रेलिया लगातार वो जो है ब्रिटिश सम्राट के प्रति निष्ठा रखता था। तो वो चीज भारतीय भी अभी 1928 तक ये रख रहे थे, लेकिन जब कांग्रेस में युवकों का प्रभाव बढ़ा और कांग्रेस में जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा आ गए, तो उन्होंने कांग्रेस के संविधान में संशोधन करने की बात कही और संविधान का संशोधन कांग्रेस ने किया। जो औपनिवेशिक स्वराज्य लक्ष्य था कांग्रेस का, अब उसे पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य में बदल दिया गया। निर्णय लिया गया दिसंबर 1929 में कि अब कांग्रेस का लक्ष्य वो औपनिवेशिक स्वराज्य न होकर के वो वस्तुतः पूर्ण स्वराज्य होगा। और उसी के तहत ये भी निर्णय लिया गया कि आने वाली प्रत्येक 26 जनवरी को वो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो पहला साथियों, ब्रिटिश भारत में पहला जो स्वतंत्रता दिवस स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने मनाया वो 26 जनवरी 1930 को मनाया। और पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराने का कार्य किया। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण पक्ष आप स्पष्ट हो लें तो 26 जनवरी 1930 से जो आज़ादी के दीवाने थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वो जो है ब्रिटिश भारत में वो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाते थे, किंतु वास्तविक आज़ादी साथियों 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई। अतः स्वतंत्रता दिवस अब हम 15 अगस्त को मनाने लगे 1947 से। लोग इस ऐतिहासिक महत्व की तिथि को न भूलें, यानी 26 जनवरी को जो स्वतंत्रता दिवस मनाते थे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उस तिथि को न भूले। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यद्यपि 26 नवंबर 1949 को संविधान बना लिया था, किंतु उसे पूरी तरीके से लागू करने का कार्य 26 जनवरी 1950 को किया, क्योंकि वो लोग इस तिथि को न भूले। और जैसे ही पूर्णतया 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हो गया, उसी के साथ भारत गणतंत्र हो गया। तो अब हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि जो है वो जो औपनिवेशिक स्वराज्य था कि राष्ट्राध्यक्ष वंश परंपरा से सम्राट या महारानी होंगे, वो भी बात खत्म कर दी गई और ये कहा गया कि राष्ट्र का राष्ट्राध्यक्ष भी वंशानुगत नहीं होगा, बल्कि वो जनता द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रीति से वो निर्वाचित होगा। कराची अधिवेशन 1931 का हम देखते हैं। कराची अधिवेशन 1931 का, इसकी अध्यक्षता सरदार पटेल ने की थी। और इस अधिवेशन की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पहली बार कांग्रेस ने अपनी आर्थिक नीति, राष्ट्रीय आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया था। एक पहला पॉइंट है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस ने राष्ट्रीय आर्थिक नीति, तो राष्ट्रीय आर्थिक नीति वो जो है 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल कर रहे थे, उसमें रखा गया। और साथ में पहली बार मूलाधिकारों, नागरिकों के मूलाधिकारों का प्रस्ताव कांग्रेस ने पारित कर दिया। यद्यपि ब्रिटिश भारत में कभी नागरिकों को अंग्रेजों ने मूलाधिकार नहीं दिए, वो तो बाद में संविधान निर्माताओं ने संविधान के तहत नागरिकों को मूलाधिकार दिए, लेकिन कांग्रेस ने वो कराची अधिवेशन में विधिवत ये प्रस्ताव पारित कर दिया था। अगला चलते हैं, कलकत्ता अधिवेशन 1933 का है। इसकी अध्यक्षता नलिनी सेन गुप्त ने किया था। और इन्हें नलिनी सेन चूंकि
एंग्लो इंडियन थी नलिनी सेन, तो प्रथम अंग्रेज जो है महिला अध्यक्ष होने का गौरव वो नलिनी सेन गुप्त को हासिल है, जिन्होंने 1933 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ऐतिहासिक दृष्टि से ये तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद साथियों एक बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है लखनऊ अधिवेशन 1936। लखनऊ अधिवेशन 1936, इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा अध्यक्ष थे, नेहरू इसके। और इस अधिवेशन में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया वो था कि कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन, कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड का गठन किया गया। और यहीं पर एक जो है कांग्रेस ने अपना लक्ष्य घोषित किया था, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड, और लक्ष्य घोषित किया था अपना समाजवाद। समाजवाद साथियों आप जानते हैं कि रूस की यात्रा की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और उन्होंने देखा था कि समाजवाद के तहत कैसे बेरोजगारी गरीबी का उन्मूलन करने में रूस सफल हुआ है। तो वो ये इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि हाँ मैं जन्म से ही समाजवादी हूँ और मेरा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना करना है। तो ये 1936 का लखनऊ अधिवेशन अत्यंत महत्वपूर्ण है। एक अधिवेशन साथियों फैजपुर अधिवेशन, फैजपुर अधिवेशन 1937 का, इसके भी अध्यक्षता नेहरू ने की, लगातार दोनों अधिवेशनों की अध्यक्षता की। और ये फैजपुर अधिवेशन एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। अधिवेशन 1937, इसकी भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई। साथियों एक विशेष बात यह है कि एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता, जिसका आयोजन किसी गांव में हुआ, गांव में आयोजित होने वाला एकमात्र अधिवेशन, किसी गांव में आयोजित होने वाला एकमात्र अधिवेशन फैजपुर पंजाब में स्थित है। और ये जो है आयोजित हुआ एकमात्र अधिवेशन जो गांव में आयोजित हुआ। इसके बाद साथियों हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन 1938, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इसके अध्यक्ष थे। और हरिपुरा अधिवेशन में एक महत्वपूर्ण जो फैसला लिया गया था कि कांग्रेस ने एक राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया था। और इस राष्ट्रीय नियोजन समिति का उद्देश्य यही था कि प्लानिंग के माध्यम से राष्ट्र के विकास की योजना बनाई जाएगी। इस अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में पहली बार रजवाड़ों को भी, यानी जो रियासतें थी इनके शासकों को भी शामिल कर लिया गया था। इसके बाद त्रिपुरी अधिवेशन महत्वपूर्ण है साथियों। त्रिपुरी अधिवेशन इतिहास में इसे जो है त्रिपुरी संकट के रूप में भी जाना जाता है। असल में मसला ये था कि यहाँ पर इस अधिवेशन जो त्रिपुरी है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए दो दावेदार खड़े हो गए थे। उसमें महात्मा गांधी द्वारा समर्थित उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया और सुभाष चंद्र बोस के बीच टक्कर हुई। और इसमें जो है सुभाष चंद्र बोस सफल हुए और पट्टाभी सीतारामैया को हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर जब जो है पट्टाभी सीतारामैया जो है हार गए, तो यहाँ पर महात्मा गांधी ने अड़ियल रुख अपनाते हुए प्रदर्शित किया था और कहा था
कि पट्टाभी सीतारमैया की हार वस्तुतः गांधी की हार है। तो इस पर जो है जितने भी कांग्रेस कार्यकारिणी के गांधीवादी नेता थे वो सब अब जो है अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस का सहयोग करना बंद कर दिया। असहयोग की स्थिति से अंततः ऊब करके सुभाष चंद्र बोस ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया था, और जब त्यागपत्र दे दिया तो उन्होंने एक पृथक राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम से स्थापित कर दिया। 1939 में बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी और एक नया दल 1939 में खड़ा कर दिया। यहाँ पर जब जो है उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, पद से अध्यक्ष पद से जो है त्यागपत्र दे दिया, तो कांग्रेस ने उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की और जो है उन्हें बंगाल के कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया और साथ में ही उन्हें 6 वर्ष के लिए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से भी उन्हें निलंबित कर दिया गया। तो ये साथियों त्रिपुरी संकट इतिहास में मशहूर है, और ये त्रिपुरी अभी जैसा कि मैंने बताया ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, कई बार पूछा गया है। और जो है हरिपुरा वस्तुतः गुजरात में स्थित है। तो ये दोनों स्थान भी पूछे गए हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन कांग्रेस का, 1900 रामगढ़ अधिवेशन 1940, इसकी अध्यक्षता की थी मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। मौलाना अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम आजाद सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष होने का इनको गौरव प्राप्त है। सबसे कम उम्र के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं ये। और दूसरा ये भी है साथियों, क्योंकि 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाने के चलते दुनिया में जो उथल पुथल की स्थिति थी उसके कारण कांग्रेस के नियमित अधिवेशनों का आयोजन नहीं हो पा रहा था। अतः जो है 1940 से 1946 तक सबसे लंबी अवधि के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहने का गौरव मौलाना अबुल कलाम आजाद को हासिल है। 1946 तक वो जो है वो कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे। लंबी अवधि के कांग्रेस अध्यक्ष होने का गौरव हासिल है। फिर 1946 में मेरठ अधिवेशन हुआ साथियों, और इसकी अध्यक्षता 1946 के मेरठ अधिवेशन इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। इसमें कोई और विशेष बात नहीं है। इसके पश्चात जो है आज़ादी के समय जो कांग्रेस अध्यक्ष थे, ये पूछा जाता है 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे थे। यहाँ पर साथियों ये कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन संपन्न हुए। यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं एक और टिप्पणी करना चाहता हूँ कि ये कहा जाता है कि लॉर्ड डफरिन ने आरंभिक
उदारवादी नेताओं को जो है सेफ्टी वाल्व के रूप में प्रयोग किया था। यानी वो कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व के रूप में प्रयोग करना चाहते थे, लेकिन आरंभिक उदारवादी नेता वो कहीं डफरिन से आगे सोच के थे। वो जो है ये जानते थे कि उस समय कोई भी भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस जैसा संगठन स्थापित नहीं कर सकता था। अगर करता भी तो अंग्रेज उसे नपुंसक बना देंगे। अतः उन्होंने एओ ह्यूम का सहयोग लिया। तो इस पर कुछ इतिहासकारों ने कहा कि भले लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस के आरंभिक उदारवादी नेताओं का प्रयोग सेफ्टी वाल्व के रूप में किया हो, लेकिन वो जो है वो आरंभिक उदारवादी नेता कहीं आगे थे और उन्होंने एओ ह्यूम को तड़ित चालक के रूप में प्रयोग कर लिया। वो जो है तड़ित चालक के रूप में उन्होंने प्रयोग कर लिया, लाइटनिंग कंडक्टर के रूप में प्रयोग कर लिया। इस प्रकार कांग्रेस की स्थापना, उससे जुड़े हुए दृष्टिकोण और कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी हैं। आज का भाग परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, और हर परीक्षा में, चाहे वो सिविल सेवा की परीक्षा हो या अन्य, उसमें इस भाग से 1-2 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो साथियों, इस तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।